तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं एक रेडियो स्टेशन में एक रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया करता था और उसी दौरान मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी और आज के विज्ञान की सोच समझ से कहीं आगे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि मुझे एक शाम एक मेरे पर्सनल नंबर पर एक अनजाने नंबर से कॉल आया। उस कॉलर ने मेरा नाम लेकर कहा, हेलो सुरेश दा, मैं हर रात आपका मिडनाइट शो रेडियो पर सुनता हूँ और मेरे पास भी भूतिया कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी वो अनजान कॉलर अपनी कहानी सुनाने ही वाला था कि तभी मैंने ये बोलकर कॉल काट दिया कि आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, आप प्लीज़ अपना नंबर चेक करें। कॉल काटने के बाद अब मैं यही सोच रहा था कि आखिर उस आदमी को मेरा ये नंबर भला कैसे मिला। ये नंबर तो मैंने कल ही लिया था और इसी बीच मेरे ऑफिस निकलने का टाइम भी हो गया, मतलब कि रेडियो स्टेशन जाने का। फिर तकरीबन 11 बजे के करीब मैं रेडियो स्टेशन पहुंच गया और रात के ठीक 12 बजते ही मेरा शो शुरू हुआ। शो के शुरू होते ही मैंने श्रोतागणों को आज के शो का थीम बताते हुए कहा, आज आप सबको अपने साथ घटी सच्ची भूतिया कहानी हमारे साथ शेयर करनी है और जिसकी स्टोरी सबसे डरावनी होगी उसे हम देंगे एक शानदार इनाम। और मेरे अनाउंसमेंट के फ़ौरन बाद ही एक कॉलर का कॉल भी आ गया जिसने अपना नाम बताते हुए कहा, नमस्कार सर, मैं गुरदास बोल रहा हूँ और सर मेरी स्टोरी बहुत ही खतरनाक है। दरअसल उसने बताया कि ये घटना कल की ही है। जब मैं और मेरा खलासी आर्यन फैक्ट्री वाले पुल से गुजर रहे थे तभी हमें एक कार फ्लाईओवर के बीचों बीच रुकी हुई नजर आई। वो काली कार फ्लाईओवर पर इस तरह लगी हुई थी कि मैं अपना ट्रक आगे ही नहीं निकाल सकता था। पहले तो मैंने एक दो बार हॉर्न भी दिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर जब मंजीत ने ट्रक की खिड़की से अपना सिर बाहर निकाला और आवाज़ को लगाते हुए कहा, अरे ओ भाई, ये गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, चलो आगे निकालो गाड़ी को। पर मंजीत की कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी उस गाड़ी वाले पर कोई असर ही नहीं हुआ। अब हमारे पास कोई चारा भी नहीं बचा था सिवाय ट्रक से नीचे उतरकर देखने के। लिहाजा मैंने मंजीत से कहा, तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। इस पर मंजीत ने कहा कि नहीं उस्ताद, तुम रुको और हाँ, ट्रक चालू ही रखना, पता नहीं कब कौन सी मुसीबत गले पड़ जाए। और ये बोलकर मंजीत ट्रक से नीचे उतरा और उस काली कार की तरफ आवाज़ देते हुए वो जाने लगा और वहीं मैं ट्रक में बैठा मंजीत को देखता रहा। फिर जब मंजीत गाड़ी के दूसरी तरफ गया तो अब ना तो मंजीत दिखाई दे रहा था और ना ही उसकी आवाज़ आ रही थी। मैंने एक दो बार मंजीत को आवाज़ भी दी पर मंजीत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मंजीत के जवाब ना देने से मैं थोड़ा घबरा उठा। अभी मैं मंजीत को देखने के लिए ट्रक से उतरने ही वाला था कि तभी मंजीत चीखते हुए बोला, भागो उस्ताद, भागो यहाँ से। मंजीत की चीख सुनते ही मैं बुरी तरह से सहम गया। अभी मैं मंजीत को देखने के लिए ट्रक से उतरने ही वाला था कि तभी ट्रक के विंडो स्क्रीन यानी कि सामने वाले शीशे पर एक खून से लथपथ मांस का टुकड़ा आकर जोर से लगा और विंडो स्क्रीन पर खून ही खून फैल गया। अपने ट्रक के शीशे पर वो मांस का टुकड़ा और खून फैला देखकर मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे। कुछ पल के लिए तो मैं अपनी सीट पर झमसा गया था और फिर जब मंजीत का कटा हुआ सर सामने के शीशे से टकराया तो मैंने फौरन ही ट्रक रिवर्स में लिया और वहां से जितनी तेजी से निकाल सकता था उतनी तेजी से निकालने की पूरी कोशिश की। मैं काफ़ी देर तक ट्रक रिवर्स में ही भगाता रहा जबकि मैं ट्रक घुमा भी सकता था, पर उस मंजन ने मेरे दिमाग को इस कदर झंझोर कर रख दिया था कि शायद अब मेरे दिमाग ने काम करना तक छोड़ दिया था। अभी मैं पूरी रफ्तार में ट्रक पीछे की तरफ भगा ही रहा था कि तभी ट्रक किसी बड़ी चीज़ से टकरा गया और वहीं पर रुक गया। ट्रक के रुकते ही जब मैंने ट्रक के साइड मिरर में देखा तो मैंने पाया कि ट्रक के पीछे वही काली कार खड़ी है जो उस फ्लाईओवर पर थी। मैंने फौरन ही ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की पर ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी मैं पसीने से तर यही सोच रहा था कि अब मैं अपनी जान कैसे बचाऊं कि तभी पीछे से मंजीत की आवाज़ आई, और उस्ताद जी, ट्रक में क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। मंजीत की आवाज़ सुनकर मैं ये तो समझ गया था कि भले ये मंजीत की आवाज़ हो पर यह मंजीत नहीं है। मुझे कैसे भी करके यहाँ से बचकर निकलना ही था, पर उस वक्त तो कुछ भी सूझ नहीं रहा था। एक तो वो सुनसान हाईवे और ऊपर से रात का अंधेरा, चारों तरफ मौत ही मौत नजर आ रही थी। पहले तो कुछ देर में बड़ी खामोशी के साथ ट्रक में ही बैठा रहा, पर जब अचानक ट्रक के शीशे चटकने लगे तो मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं तुरंत ही ट्रक से नीचे उतरा और उस हाईवे पर पूरी जान से भागने लगा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी वो काली कार मेरे पीछे आती हुई नजर आई। उस काली कार को अपने पीछे आते देखकर मैं और तेज दौड़ने की कोशिश करने लगा, पर मैं भला कार से तेज कैसे दौड़ सकता था। पलक झपकते ही वो काली कार मेरे बेहद ही करीब आ गई और बस वो काली कार मुझे कुचलने ही वाली थी कि तभी एक सामने से आती हुई बाइक से मैं बड़ी बुरी तरह से टकरा गया।
बाइक से भिड़ते ही मेरी आंखों के आगे अब अंधेरा छा गया और अंधेरा छाने के फौरन बाद ही मैं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी सरकारी अस्पताल में था। मेरे एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। फिर जब डॉक्टर से बात हुई तो मुझे पता चला कि मेरे पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई थी, जिस वजह से मेरे पैर में आयरन रॉड इम्प्लांट करना पड़ा और साथ ही उस बाइकर की भी उस एक्सीडेंट में काफ़ी गहरी चोट आई, पर वो अभी ठीक ठाक है। फिर जब मैंने अस्पताल से निकलने के बाद ये सारी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी तो ना तो उन्हें उस काली कार का कोई पता चला और ना ही मंजित की कोई लाश मिली। यहाँ तक कि मेरे ट्रक के शीशे से वो मांस का टुकड़ा और वो खून के धब्बे भी अपने आप ही गायब हो गए थे। इस बात को आज 4 साल बीत चुके हैं और आज भी मैं ट्रक ही चलाता हूँ, पर उस रास्ते से कभी नहीं गुजरता जहाँ ये हादसा हुआ था। दोस्तों, गुरदास जी की आप बीती सुनकर भले ही मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, पर मुझे उनकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि गुरदास जी की स्टोरी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि इस पर एक शॉर्ट फिल्म बन सकती थी। खैर, जैसे ही गुरदास जी की स्टोरी खत्म हुई मैंने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, आपकी कहानी सचमुच में बहुत ही अच्छी थी। अगर आपकी स्टोरी सबसे अच्छी रही तो हम आपको कल कॉल करेंगे। और ये बोलकर मैंने कॉल काट दिया। गुरदास जी के कॉल को करते ही दूसरे कॉलर का भी कॉल आ गया। इस बार कॉल पर अंकित नाम का 28 वर्षीय बंदा था। पहले तो उसने कहा, सुरेश दा, मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। फिर जब उसने आगे अपनी कहानी सुनाई तो वो कहानी सुनकर स्टूडियो में ही मेरे हाथ पर डर के मारे कँपाने लगे थे। दरअसल उसने बताया कि बीते पिछले साल उसका एक लड़का हुआ। घर में सब खुश थे, आखिर घर का वारिस जो आ गया था। इसी दौरान अंकित का ट्रांसफ़र भी हो गया और जिसके चलते अंकित को अपनी बीवी और नन्हे अरुण के साथ केशवपुरा शिफ्ट होना पड़ा। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक ही चला, फिर अचानक से अंकित की शिफ्ट हो गई और यहीं से वो भयानक वक्त शुरू हुआ। दरअसल जब अंकित ने नाइट शिफ्ट पर जाना शुरू किया तो उसका बच्चा धीरे धीरे बीमार रहने लगा। अंकित ने अपने बच्चे को डॉक्टर को भी दिखाया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उधर अंकित का बेटा अरुण बीतते वक्त के साथ काफ़ी कमज़ोर हो गया। अंकित को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बेटे को हुआ क्या है। ऐसे एक रात जब अंकित कंपनी में नाइट शिफ्ट पर था तभी उसे सर दर्द होने लगा, जिस वजह से वो उसी वक्त घर लौट आया। चूँकि उसके पास घर की एक डुप्लीकेट चाबी थी, इसलिए वो बिना अपनी बीवी को जगाए ही दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। और जैसे अंकित ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो एक बड़ी काली बिल्ली एकदम से बाहर की तरफ भागी। बेडरूम से काली बिल्ली का भागना अंकित को एक सोच में डाल गया। फिर जब अंकित ने अपनी बीवी से कहा, अरे तुम सो रही थी, बेडरूम में काली बिल्ली थी। ये सुनते ही अंकित की बीवी थोड़ा डर गई। वहीं अंकित के मन में अब उस काली बिल्ली को लेकर एक शक बैठ गया था। अंकित ने अगली सुबह अपने बेडरूम में एक कैमरा लगा दिया ताकि वो रात को भी घर पर नजर रख सके। कल रात को अंकित अपने ऑफिस निकल गया, पर अब उसका एक ध्यान उसके मोबाइल पर था, जिस पर घर के बेडरूम के लाइव फुटेज आ रहे थे। इसी बीच अंकित अपने ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि उसका ध्यान घर से कुछ देर के लिए हट गया। और जब कुछ देर के बाद वो काम से फ्री हुआ तो अंकित ने जैसे अपने मोबाइल पर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। दरअसल उस रिकॉर्डिंग में अंकित ने देखा कि रात के 1 बजे के आसपास वही काली बिल्ली बेडरूम की खिड़की से अंदर आई और बड़े आराम से बेड पर चढ़ी, जिस पर अंकित की बीवी और उसका बच्चा सोया हुआ था। बेड पर चढ़ने के बाद उस बिल्ली ने अंकित के बच्चे की गर्दन से दबोचा और उसकी माँ से दूर जाके रख दिया। फिर वो बिल्ली उसकी माँ का स्तनपान करने लगी। हैरानी वाली बात तो ये थी कि अंकित की बीवी को पता भी नहीं चल रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, मानो उसकी बीवी बेहोशी की दशा में हो। अंकित ये देखते ही फौरन अपने घर के लिए निकल गया और जब उसने अपनी बीवी को सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग दिखाई तो उसकी बीवी भी हैरान रह गई। ये एक ऐसी घटना थी जो बहुत ही अजीब होने के साथ साथ बेहद ही खौफनाक थी। फिर सुबह होते ही अंकित ने अपने एक करीबी दोस्त समित से ये बात साझा की। अंकित की बात सुनकर समित को यकीन नहीं हुआ, पर जब समित ने अंकित की भेजी हुई रिकॉर्डिंग देखी तो उसके भी हाथ पैर ठंडे होने लगे। फिर समित ने रिकॉर्डिंग देखने के बाद फौरन ही कहा, ये कोई बड़ी ही प्रॉब्लम है, पर तू चिंता मत कर, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ करता हूँ। फिर तकरीबन 2-3 घंटे के बाद समित का फ़ोन आया। समित ने अंकित को बताया कि हमें कैसे भी करके उस बिल्ली को पकड़ना होगा, नहीं तो ना तो भाभी बचेगी और ना ही अरुण। इसके बाद समित भी अंकित के घर पहुंचा और दोनों जुट के उस बिल्ली को पकड़ने का प्लान बनाने में काफ़ी प्लानिंग के बाद उन दोनों ने एक प्लान बना लिया और अब इंतज़ार था तो सूरज के ढलने का और साथ ही उस बिल्ली के आने का। और जब रात के करीब 1 बजे वो काली बिल्ली उस खिड़की से अंदर आई तो इस बार अंकित और समित पहले से ही घात लगा कर बैठे थे उस बिल्ली को दबोचने के लिए।
उस बिल्ली के बेडरूम में आते ही सबसे पहले तो उसके बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया और फिर उसके ऊपर एक बड़ा सा जाल डालकर दोनों ने मिलकर पकड़ लिया। अभी अंकित और समित उस बिल्ली को पकड़ने के बाद राहत की सांसें ले रहे थे कि तभी एक औरत की आवाज़ आई जो कह रही थी, तुम सबको आज नहीं मरना है तो अभी मेरे को छोड़ दो। औरत की आवाज़ सुनते ही सबसे पहले तो दोनों और उनकी माँ की तरफ देखने लगे, पर यह आवाज़ और उनकी माँ की नहीं थी। फिर जब उस औरत ने वही बात दोबारा कही तो अंकित और समित के पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये किसी औरत की आवाज़ नहीं थी बल्कि वो काली बिल्ली थी जो इंसान की तरफ बोल रही थी। एक बिल्ली को किसी इंसान की तरफ बोलता देख अब अंकित और समित को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या भला है। वहीं वो बिल्ली लगातार इंसानी आवाज़ में दोनों को तुरंत ही छोड़ने के लिए कहे जा रहे थे, पर ये तो अंकित और समित को पता था कि इस बिल्ली को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। फिर इसी बीच अंकित ने समित से कहा, इसे मार देते हैं, नहीं तो ये हमें मार डालेगी। और अंकित के इतना बोलते ही वो बिल्ली एकदम से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि कमरे में मौजूद सारे लोग वहाँ से निकलकर दूसरे कमरे में आ गए। और फिर कुछ सोचने के बाद समित ने उसे फ़ोन किया जिसने उस बिल्ली को पकड़ने का सुझाव दिया था। फिर जब समित ने उस आदमी को उस काली बिल्ली के इंसान की भांति बोलने की बात बताई तो उस आदमी ने कहा, तुम भूल कर भी उसे जान से मारने की कोशिश मत करना वरना तुम ही मारे जाओगे। और उस आदमी के ये कहते ही अंकित और समित गहरी चिंता में पड़ गए। और जब अंकित ने उस आदमी से पूछा, तो फिर क्या करें उस बिल्ली के साथ, तभी उस आदमी ने कहा, उस बिल्ली को फांसी का फंदा लगाओ और चौराहे पर बांध देना, और जब बिल्ली वहाँ से भागने की कोशिश करेगी तो वो फंदा उसके गले में अपने आप ही कसता जाएगा और वो अपने आप ही मर जाएगी और उसके मरते ही तुम्हारी बला हमेशा के लिए टल जाएगी। उस आदमी के ये बताते ही अंकित और समित ने फौरन वैसा ही किया। उन दोनों ने हिम्मत दिखाते हुए उस काली बिल्ली को ठीक वैसे ही कॉलोनी के चौराहे पर बांध तो दिया, पर वो बिल्ली वहाँ से भागने की जगह वहीं पर चुपचाप से बैठ गई। बिल्ली को चुपचाप बैठा देख अब इन दोनों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें कि तभी वहाँ एक कुत्ता आ पहुंचा और जैसे उस कुत्ते की नज़र उस बिल्ली पर पड़ी तो वो कुत्ता उस पर झपट पड़ा और देखते ही देखते और भी कई कुत्ते वहाँ पर आ पहुंचे और उस बिल्ली पर झपटने लगे। और इसी झपटा झपटी में वो बिल्ली उन कुत्तों के हाथों मारी गई। और इस तरह अंकित को उस काली बिल्ली जो इंसानों के लहजे में बात करती थी उससे छुटकारा मिल गया। दोस्तों, अंकित की इस बड़ी अजीबोगरीब कहानी ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि असल ज़िंदगी में भी ये सब होता है। खैर, अंकित की कहानी को सच मान लेना भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना ही होता, लिहाजा मैंने अंकित की कहानी को भी पहली कहानी की तरह महज एक कल्पना ही माना। और फिर 2 मिनट के ब्रेक लेने के बाद जब शो दोबारा शुरू हुआ तो मुझे और भी बहुत सी भूतिया कहानी सुनने को मिली, पर उनमें ज़्यादातर उल्टे पैरों वाली चुड़ैल की कहानी थी जो एक जैसी ही लगी। खैर, शो चलता रहा और कॉल्स आते रहे और जब शो के ख़त्म होने का वक्त आया तो उस आखिरी कॉलर ने जो मुझे भूतिया कहानी सुनाई वो सुनने के बाद मुझे स्टूडियो में ही घबराहट होने लगी। और जब मैंने उस आखिरी कॉलर के बारे में जानकारी निकाली तो मुझे जो पता चला वो किसी अचंभे से कम नहीं था। दरअसल जब मैंने उस आखिरी कॉलर का कॉल लिया तो इस बार जो आदमी लाइन पर था उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो किसी खाली हॉल में बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी आवाज़ गूंज रही थी। साथ ही उसकी आवाज़ काफ़ी भारी और डरावनी थी। फिर जब उस आदमी ने कहा, तुम बीच में कुछ मत बोलना और मेरी ये कहानी पूरी और ध्यान से सुनना, फिर मेरे हाँ कहते ही उस आदमी ने कहानी सुनाते हुए कहा, पंचगौड़ से 3 किलोमीटर दूर एक कॉलोनी है, साया कॉलोनी के नाम से। उस कॉलोनी में एक परिवार ने एक घर खरीदा, वो भी बहुत ही कम कीमतों पर। जब वो परिवार अपने उस नए घर में शिफ्ट हुए तो उन्हें पता चला कि उनका कोई पड़ोसी नहीं है। मतलब कि जो मकान उनके घर के इर्द गिर्द थे वो सारे के सारे वीरान पड़े हुए थे। दिन में तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर रात की खामोशी एक अलग ही चुप्पी इख्तियार कर लेती, जिस वजह से घर की मालकिन को रातों में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। और जब एक रात उस घर की मालकिन को उसके घर के बाहर एक औरत और उसके साथ एक छोटी बच्ची नजर आने लगी तो मालकिन की घबराहट बढ़ गई। और जब उसने अपने पति से उस औरत और उस बच्चे के बारे में बात की तो उसके पति ने ये बोलकर अपनी बीवी का मुंह बंद कर दिया कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। पर उसकी बीवी अच्छे से जानती थी कि उसका कोई वहम नहीं है। उसने कहा, ठीक है, आज रात तुम अपनी आंखों से ही देख लेना, फिर तय करना कि वो औरत और उसका बच्चा मेरा वहम है या फिर हकीकत। अपने पति से बात करने के बाद वो औरत रात के 1 बजे का वेट करने लगी और रात के करीब 12:50 पर उस औरत को एक कॉल आया। कॉल पर उसे पता चला कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी हॉस्पिटल में है। ये सुनते ही उस औरत ने फौरन ही अपने पति को उठाया और हॉस्पिटल चलने को कहा।
दोनों अभी अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल ही जा रहे थे कि तभी उसकी बीवी जोर से चीखते बोली, यही है वो दोनों जो मुझे अपने घर के बाहर हर रात नजर आते हैं। उस औरत के इतना कहते ही जब उसके पति ने सामने की तरफ देखा तो सच में एक औरत अपने एक बच्चे के साथ उस रोड पर खड़ी हुई नजर आई। अभी उसका पति उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी कार अचानक से पलट गई और कार के पलटते उस औरत और उसके पति की गर्दन टूट गई और वो दोनों वहीं मर गए। दोस्तों, उस कॉलर के ये कहते ही मैं बीच में उसे टोकते बोला, जनाब जब वो दोनों मर ही गए थे तो आपको ये बात किसने बताई, उनके भूतों ने? इस पर वो कॉलर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर उसके बाद बोला, नहीं। इस पर जब मैंने दोबारा सवाल करते हुए कहा, फिर कैसे पता चली आपको ये बात, तो इस पर उस कॉलर ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि उस कार को मैं ही चला रहा था और हम दोनों मियाँ बीवी ही थे जो उस रात मारे गए। और ये बोलकर उस कॉलर ने कॉल काट दिया। दोस्तों, उस कॉलर के कॉल रखते ही पता नहीं क्यों मेरे हाथ पैर अपने आप ही कांपने लगे और एक बेचैनी सी होने लगी। शो तो खत्म हो गया था पर पता नहीं क्यों मेरी घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर मैं अपना काम खत्म करके घर लौट आया पर मेरे दिमाग में उस आखिरी कॉलर की आवाज़ गूंजती रही। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मुझे किसी से पता चला कि साया नाम की एक कॉलोनी है जहाँ पर हर रात को एक औरत और उसके साथ एक छोटी बच्ची नजर आती है। फिर जब मैंने खुद वहाँ पर जाकर देखा तो वो जगह वैसी ही थी जैसा कि उस कॉलर ने शो में बताया था। मैंने थोड़ी और पूछताछ की तो मुझे एक आदमी का पता चला जिसे इस साया कॉलोनी के बारे में सब कुछ पता था। फिर जब मैं उस आदमी से मिला तो उसने बताया कि साया कॉलोनी उन्हीं के मालिक अर्जुन राय ने बनाई थी, जो बहुत ही ज़्यादा अमीर आदमी थे पर उनका परिवार बहुत ही छोटा था। मतलब कि उनके परिवार में कुल 3 ही लोग थे, वो, उनकी बीवी और उनकी एक छोटी बेटी। परिवार बहुत ही छोटा था, मतलब कि उनके परिवार में कुल 3 ही लोग थे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था कि इसी बीच बुरे वक्त ने अपना रुख साहब के घर की तरफ कर दिया। साहब एक हादसे में मारे गए। साहब के जाने के बाद अब मालकिन और बिटिया रानी गुमसुम रहने लगी। इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो दोनों उदासी रहते। इसी बीच एक आदमी आया जिसने मालकिन से रेंट पर रूम लिया। फिर कुछ ही दिनों में मालकिन उस आदमी के करीब आ गई और उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद अचानक ही मालकिन और बिटिया रानी वहाँ से गायब हो गई। पुलिस ने काफ़ी खोजबीन भी की पर वो दोनों कहीं नहीं मिले। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद वो आदमी भी पागल हो गया। मोहल्ले वाले कहते थे कि वो आदमी कहता था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला। अब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा और आज भी वो पागल खाने में ही है और यही कहता रहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें मार डाला, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मुझे समझ में आ गया कि इस दुनिया में होने को कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई इसे माने या फिर ना माने, क्योंकि हमारी दुनिया अचरजों से भरी पड़ी है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन 3 कहानियों के बारे में, ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें। तो फिर मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।